हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री। और आपको पता है फिज़िकल केमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस जेई नीट इन सारे एग्जामिनेशंस में आते हैं एंड अदर जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं उसमें आते हैं। तो आपको ये फिज़िकल केमिस्ट्री जो कि आपका काफ़ी अच्छा पोर्शन होता है मार्किंग का, ठीक है, आपको यहाँ से काफ़ी मार्क्स मिलते हैं। तो इस पूरी फिज़िकल केमिस्ट्री को हम एक शॉट में करने वाले हैं, ठीक है। और वो भी कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ने वाले जिनसे आपको क्वेश्चंस आता है और मैं वो टॉपिक छोड़ रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं होगा, ठीक है। इन फ्यूचर की बात कर रहे हैं, पास्ट के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे इसी टॉपिक से होंगे और इन फ्यूचर में आने वाले सारे जो भी क्वेश्चंस हैं इन्हीं टॉपिक्स से आने वाले हैं, ठीक है। तो जितना भी पढ़ाने वाले हैं वही आपके लिए सफिशियंट है। अगर आपने पढ़ रखे हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, अपनी क्लास अपने कॉलेज स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए, उसके बाद अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपके लिए सफिशियंट हो जाता है एग्ज़ाम क्रैक करना, ठीक है। क्योंकि जो एग्जामिनेशंस में आपको थ्योरी पोर्शन नहीं आता है, वहाँ पे सारा टेक्निकल पोर्शन से आता है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आपको वर्क करना होता है अपने कॉन्सेप्ट्स पे, ठीक है। वो सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हम आपको सिखाने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बात करेंगे कैनेटिक्स चैप्टर, जो कि हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया है और इसको हम कंप्लीट देखेंगे। तो चैप्टर्स अगर हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ये देखना है कि काइनेटिक्स से क्वेश्चंस कितने आते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस यहाँ पे आपको जेई की एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चंस आपको मिल ही जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है, श्योर होता है आएगा, ठीक है। और ये अगर इतना श्योर है कि 1-2 क्वेश्चंस आएगा और चैप्टर भी बहुत लेंदी नहीं है, ठीक है। अभी हम आपको कराएंगे, आपको समझ आएगा कि ज़्यादा चीज़ें पढ़नी नहीं होती हैं और क्वेश्चन इनमें से हर बार आते हैं, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट होने वाला है इन्हीं से। तो यहाँ पे आपको 1-2 क्वेश्चन श्योर है तो इनको करना ही है आपको एग्जामिनेशन के लिए। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन दो क्वेश्चंस के लिए आपको एक पूरा चैप्टर अच्छे से करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने रहेंगे, ठीक है। तो हमने इसको ब्रॉडली क्लासीफाई कर लिया है, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे 3 तरीके से। सबसे पहले अगर बात करेंगे, ठीक है, अगर आपने अभी काइनेटिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आपको सिलेबस एक बार चेक कर लेना है, ठीक है, काइनेटिक्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं। देन यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आता है, यूनिट से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपका कहाँ से क्वेश्चन आता है, यूनिट से आ जाता है, ठीक है। और आपका क्वेश्चन कहाँ से आएगा, हाफ लाइफ से क्वेश्चन आने वाला है, हाफ लाइफ से आएगा, ठीक है। न्यूक्लियर से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है। ये क्वेश्चन एक यूनिट में हो गए जो जिनसे अक्सर कर मिलता ही एक आध क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर इफेक्ट से मिल जाएगा, अरेनियस थ्योरी, ठीक है, टेम्परेचर इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे अरेनियस थ्योरी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोलिजन थ्योरी यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर लास्ट में बात करें तो यहाँ पे आपको जैसे कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं जैसे मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, सॉरी मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर, यस, ठीक है। इनमें ऐसे ही बहुत सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। और कह सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से मेथड्स होते हैं, मेथड्स जिनसे हम डिटरमाइन करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो मेथड्स, इनसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मेजरली अगर बात करें तो इन 2 टॉपिक से आपके क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, इन 2 टॉपिक से भी आपके आते हैं, बट बहुत अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, ठीक है। अगर मेन एग्जामिनेशंस की बात करें आई टी जेई या नीट की, वहाँ पे कम देखने को मिलते हैं बट आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, मतलब श्योर ही है कि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट्स को अभी नहीं पता होगा ये सारे टॉपिक्स, तो उनको भी हम कवर कराने वाले हैं, और जिनको पता है वो समझ चुके होंगे कि उनको क्या करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कैनेटिक्स को। तो सबसे पहले कैनेटिक्स में अगर बात करें तो सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। इसकी बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जनरली पता है कि केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती हैं, और रिएक्शंस होती हैं तो सीधा सा है कि उनकी स्पीड भी कुछ होगी। भाई कोई भी रिएक्शन होती है तो उसकी कुछ स्पीड होगी, ठीक है, जल्दी हो रही है या स्लो हो रही है, ठीक है। आपको कुछ नेचुरल प्रोसेस बताते हैं जहाँ से आपको ये आइडिया लगेगा। जैसे आपके पास क्या होता है, मिल्क होता है, ठीक है, और मिल्क से क्या बनता है, हम लोग कर्ड बनाते हैं, ठीक है, दूध से दही बनाते हैं, ठीक है। क्या होता है, प्रोसेस लगता है, इसमें टाइम लगता है, ये केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, बट ये टाइम टेकिंग है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जैसे ही मिक्स करोगे मिल्क में कर्ड में डालोगे आप बन जाएगा, नहीं, उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो टाइम टेकिंग है, इसका मतलब इसका स्लोली ये
बनती है। वहीं कुछ अदर प्रोसेस की बात करते हैं, जैसे एसिड बेस की रिएक्शन कराओ, ठीक है, एसिड बेस की रिएक्शन करा लो, तो ये क्या होता है, जैसे ही रिएक्शन कराओगे सॉल्ट बन जाएगा फास्टली, तो ये फास्ट होता है। तो ये ऐसे ही देखा जाता है। तो इन्हीं की स्टडी के लिए जल्दी ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि किसका रेट ज़्यादा होगा, किसका रेट कम। तो रेट जनरली स्पीड को ही बोल रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी को बोले रिएक्शंस की, तो वो सही है, ठीक है। तो आपको जनरली यहाँ पे थ्योरी पे नहीं जाना है ज़्यादा, ठीक है, आपको वो समझ आना चाहिए हर एक कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से रेट के अकॉर्डिंग, भाई रेट बोलो या स्पीड बोलो, ठीक है। अब रेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे रिएक्शंस को डिवाइड किया गया, जैसे वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है, वेरी फास्ट रिएक्शंस होती है, स्लो रिएक्शंस होती हैं और मॉडरेट रिएक्शन होती है, ठीक है, मॉडरेट रिएक्शंस होती हैं। अगर हम फास्ट रिएक्शन की बात करेंगे तो फास्ट रिएक्शन जिनका जो काफ़ी जल्दी हो जाती है, ठीक है, और ये जनरली आयनिक रिएक्शंस आपको जहाँ भी मिलेंगी ये वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। आयनिक रिएक्शन क्या होती है, वेरी फास्ट रिएक्शन होती है। स्लो रिएक्शंस की बात करेंगे तो स्लो रिएक्शन जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि मिल्क से कर्ड का बन जाना, ठीक है, स्लो रिएक्शंस में आता है। और जैसे कोयला बन जाना, ठीक है, जैसे आप देखते हो कि लकड़ी से कोयला बनता है, ठीक है, तो आपको पता है कितने साल लग जाते हैं, ठीक, हज़ारों साल लग जाते हैं, ठीक है, लाखों साल लग जाते हैं लकड़ी से कोयला बनने में। तो ये एक स्लो रिएक्शन है, ठीक है। मॉडरेट रिएक्शन की बात करें तो जैसे हाइड्रोलिसिस हो गया, ठीक है, हाइड्रोलिसिस हो गया, ठीक है। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जनरली जो हम पढ़ते हैं रिएक्शंस, उसमें मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस क्या होती हैं, मॉडरेट रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। जो आप पढ़ते हो उसमें ज़्यादातर रिएक्शन मॉडरेट होती हैं, स्लो बहुत कम ही होती हैं, ठीक है, क्योंकि लेबोरेटरी में अगर हमको 1000 साल लग रहा है तो लेबोरेटरी 1000 साल तक नहीं रहने वाली, ठीक है, तो उनको हम स्टडी ही नहीं करते ज़्यादा, ठीक है, ये नेचर में ही देखी जाती है। फास्ट रिएक्शन भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं और बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, जैसे सोडियम की रिएक्शन होती है, ठीक है, वाटर के साथ वेरी फास्ट रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस होती है जो वेरी फास्ट होती है। तो ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रेट को लिखते कैसे हैं, ठीक है, रेट को लिखते कैसे। तो रेट जो होता है, रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। अब होता क्या है यहाँ पे, जैसे आप लोग अगर फिजिक्स पढ़ चुके होंगे, ठीक है, पढ़ते ही हैं और जनरली बेसिक फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि स्पीड का क्या करते हैं। स्पीड में देखते हैं कि हाँ कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर हुआ कितने टाइम में, उसी को बोलते हैं स्पीड। वैसे यहाँ पे रेट आता है एक तरीके से कि कितना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, वहाँ पे हम लोग डिस्टेंस देखते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन देखना है कितना चेंज हो रहा है विद टाइम, ठीक है, तो उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो कंसंट्रेशन क्या होता है, ठीक है, इस पर अभी नहीं जाने वाले, आपको बस हिंट दे रहे हैं कि ए टू बी अगर जा रहा है प्रोडक्ट, ये क्या था हमारा रिएक्टेंट था, ये क्या था रिएक्टेंट था, और ये क्या था प्रोडक्ट था। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कुछ भी रही हो, ले लेते हैं 5 मोल पर लीटर, और ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये हो जा रहा है 3 मोल पर लीटर। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है कंसंट्रेशन में। तो इसी चेंज को देखते हैं, चेंज कितना है 5 - 3 दैट इज 2, ठीक है। सपोज कर रहे हैं ये चेंज आने में इसको लग गया 10 सेकेंड, कितना लग गया 10 सेकेंड का टाइम लग गया। तो इसका रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन 5 - 3 बाई 10 सेकेंड दैट इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/10 दैट इज 0.2, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, ठीक है। अब रेट के साथ यूनिट का भी बात कर ही लेते हैं, ठीक है। अब ऊपर भाई मैंने बात की थी कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन की यूनिट जो होती है, ठीक है, कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी मोल पर लीटर होती है, मोल पर लीटर होती है, ठीक है। ये किसकी यूनिट होती है, कंसंट्रेशन की। टाइम की कितनी क्या होती है, सेकंड होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल, ये हो जाएगा ऊपर 2 मोल पर लीटर डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड, ये तो मैंने किया है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ यहाँ पे कोई बड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब इसको कर लो, मोल हो जाएगा, लीटर इन्वर्स हो जाएगा, सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 0.2, ये आपका रेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी आ रहा होगा, यूनिट कन्वर्जन भी सीख रहे हो, ठीक है। यूनिट्स का खास ध्यान रखना, फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़रूरी भी होती है, ठीक है। यूनिट्स पे बिल्कुल फोकस रखना है, बिल्कुल इग्नोर मत करना कि कैलकुलेशन आ गई बस सारा काम हो गया, नहीं, यूनिट बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। फिजिकल में हमेशा याद रखना, यहाँ से आप फंसोगे, ठीक है, क्वेश्चन में अगर ध्यान नहीं दे रहे हो यूनिट पे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन गलत होगा सब कुछ आने के बाद भी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होगी जो हमने बात कर ली रेट की, ठीक है। सिंपल रेट की भी मैंने बात की है कैसे करना है, ठीक है।
अब बात करते हैं कि बड़ी बड़ी रिएक्शंस की एक्सप्रेशन को रेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ठीक है, जो आप देखते होंगे उनको करने वाले हैं पे। अब सबसे पहली बात, फिर से ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सीख ली, सिंपल फॉर्मेट में सीखा, माइनस प्लस साइन आपको कुछ नहीं बताया, बस मैंने एक ओवरव्यू दिया कि स्पीड में जैसे हम निकालते थे कि चेंज इन डिस्टेंस विद टाइम, वैसे यहाँ पे भी सब वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। अब चलो थोड़ा देख लेते हैं साइन के बारे में, ठीक है, क्या कोई साइन वाइन का भी है, तो साइन का होता है, ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रेट देखते हैं। अब रेट है यहाँ पे आपके पास। अब ये होता है कि जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या था, पहले इसको लिख लेते हैं रिएक्शन को, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन के थ्रू ही हमको जाना है। ए टू बी गए। अब ए क्या है ये आपको पता है, ये रिएक्टेंट है, ठीक है, और बी क्या है, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। अब देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा, तो रिएक्टेंट ए है, ठीक है, ए है, और प्रोडक्ट क्या है, बी है। अब रेट अगर लिखना हो तो हम रेट क्या लिखेंगे भाई, रेट दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो जो लिखा था मैंने वैसे लिख सकते हैं, एक अब इसमें आ जाओ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में कैसे लिखना है, ठीक है। तो अब रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखने के लिए क्या करना है, आपको रिएक्टेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगाओगे माइनस, यहाँ पे लगाओगे डेल्टा, यहाँ पे लगाओगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए डिवाइडेड बाई टाइम जो भी लग रहा है इसमें, डेल्टा टी। याद रखना माइनस साइन आपको सिर्फ लगाना है रिएक्टेंट के साथ, या इसको बोल सकते हो प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। प्रोडक्ट के साथ क्या लगाना है, पॉजिटिव साइन। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट के साथ आप लोग लगाना है निगेटिव और प्रोडक्ट्स के साथ लगाना है आपको पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा ऐसा है क्यों, ठीक है, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज होती है भाई, रिएक्शन हो रही है ना। अब पहले तो जब रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी तो ए ही रहा होगा, बी तो रहा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो बी भी बन गया, प्रोडक्ट बन गया, तो भाई सीधा सा है ना, ये तो इसका कुछ डिक्रीज़ होगा तभी तो ये बनेगा, कंजर्वेशन, ठीक है, एक जाएगा तभी दूसरा आएगा, ठीक है। तो यही आपको समझ रखना है कि माइनस साइन इसलिए होता है क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करती है। अब यहाँ पे डेल्टा ए जो लिखा है, डेल्टा आप बचपन से पढ़ते चले, डेल्टा चेंज को दिखाता है, ठीक है, क्या दिखाता है, चेंज हो रहा है कुछ, ठीक है, ये सिंबल होता है। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज हो रही है इसलिए यहाँ पे डेल्टा लिखा गया है, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। चलो थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं, ठीक है। एक और रिप्रेजेंटेशन का तरीका देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे रिप्रेजेंटेशन। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी सी प्लस डी। अब ये क्या लिख दिया मैंने, ये आपको सोचना नहीं है ज़्यादा, ये आपको जो लिखा है ये स्टोइचियोमेट्रीज हैं, ठीक है। ये कैसी स्टोइचियोमेट्री है, चलो इसको एग्जांपल के थ्रू दिखाते हैं। जैसे आप लिखते हो ना कि जैसे आपको कोई रिएक्शन दे दी गई, यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे लिख दिया है 2A प्लस 3B, इसको यहाँ पे लिख दिया है A2B3। तो ये जो ये लिखा है ना, ये स्टोइचियोमेट्री यहाँ पे AB ये रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, आप इसको समझ लो, ठीक है, ये चीज़ ही दिखाई गई यहाँ पे। अब इसको कैसे, ऐसी रिएक्शंस को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इनका रेट कैसे लिखेंगे, रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। तो रेट लिखने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे रेट लिखना है इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रिएक्टेंट, अब भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट है तो माइनस लगा देना, माइनस 1/A। ये जो स्टोइचियोमेट्री को 1/, में लिखना है, वो चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, ठीक है, उसके साथ लिखना है 1/A, और ये क्या हो जाएगा dA/dt। अब ये स्मॉल डी जो है रिप्रेजेंट करता है चेंज को, ठीक है, ये स्मॉल डी रिप्रेजेंट करता है चेंज को, ठीक है, और ऐसे ही इसको लिख सकते हैं -1/B, ठीक है, 1/B dB/dt, ठीक है। ये रिएक्टेंट्स के थे इसलिए रिएक्टेंट्स को हमने ऐसे लिख लिया, ओके। चलो अब प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे 1/C, यहाँ पे प्लस लगाना है, माइनस नहीं लगाना है, ठीक है, dC/dt, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे डी की, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/D dD/dt, ठीक है। आपको थोड़ा डी में कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये डी अलग है वो डी अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या आ रहा है, ये रेट आपको ये भी याद रखना है कि ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये आपस में सब इक्वल के साइन के साथ लगे हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर आपको एक का पता है तो दूसरे का आप निकाल सकते हो, ठीक है, समझ गए, ठीक है। आपको एक का पता है ना तो दूसरे का निकाल सकते हो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अगर एक का पता चल गया तो दूसरे को आप कैलकुलेट कर लोगे, ओके। चलो
अब ये पॉइंट्स आपको सीखने को मिल गए हैं। माइनस प्लस का ध्यान रखना है, रिएक्टेंट में जितने भी टर्म्स होंगे सबके आगे माइनस लगाना है, प्रोडक्ट के जितने भी टर्म्स होंगे सबके आगे प्लस लगाना है, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा सारा खेल। अब आगे आते हैं कुछ और टॉपिक्स पे, छोटे छोटे पॉइंट्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो एवरेज रेट देख लेते हैं। एवरेज रेट क्या होता है? एवरेज रेट, तो एवरेज रेट आपका क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करेंगे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा है, ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, जा रहा है। अब यहाँ पे एवरेज रेट जो होती है, कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना सा देखना है कि जितने टाइम में, जैसे जो लॉन्ग टाइम की रिएक्शंस होती हैं उनके लिए हम एवरेज रेट निकालते हैं, ठीक। आपको याद रखना है ये पॉइंट कि अगर जो लॉन्ग टाइम की रिएक्शंस होती हैं, क्या होती हैं, लॉन्ग टाइम रिएक्शंस होती हैं, उनके लिए जल्दी हम एवरेज रेट निकाल लेते हैं, ठीक है। अब अच्छा ऐसा क्यों करते हैं, एवरेज रेट क्यों आता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो जैसे आपने क्या किया, आप जैसे हो, ठीक है, आपको कह दिया गया कि आप स्टार्ट करो कश्मीर से, ठीक है, कश्मीर आप जानते हो, ठीक है। अब कश्मीर से स्टार्ट करो, आपको कहाँ जाना है, लास्ट एंड तक जाना है, ठीक है, कन्याकुमारी तक जाना है, लास्ट एंड पॉइंट। अब यहाँ तक पहुँचना है आपको, ठीक है। अब क्या करोगे भाई, सीधी सी बात है कि हर जगह पे ऐसा नहीं कि आप उड़ते मतलब सीधे ना जाओ वहाँ से वहाँ तक, ठीक है, आप डिफरेंट तरीके से जाओ। कुछ दूर आप पैदल ट्रैवल करोगे, कुछ देर बाद प्लेन पे जाओगे, ठीक है, प्लेन पे जाओगे, फिर प्लेन से जाओगे, ठीक है, फिर से क्या होगा, फिर कुछ टैक्सी करोगे, फिर प्लेन से जाओगे, है ना, चेंज करना पड़ रहा है तो फिर से टैक्सी करोगे, फिर पैदल भी चलोगे, तो एवरेज क्या होगा। अब आपको क्या करना है ना, अब यहाँ पे आपके भाई जहाँ पे आप पैदल वॉकिंग कर रहे हो, ठीक है, वॉकिंग कर रहे हो वहाँ पे स्पीड तो आपकी बिल्कुल कम होगी, आपकी 10 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। जहाँ पे प्लेन से जा रहे हो वहाँ पे तो आपकी 200 किलोमीटर पर आवर पहुँच जाएगी। जहाँ पे आप किसी टैक्सी या बस से जा रहे हो तो वहाँ पे आपकी 50-60 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी चेंज होती रहेगी। तो आप क्या करोगे, इतने लंबे प्रोसेस के लिए आप कहाँ तक एक्सप्लेन करोगे किसी को कि हम इतने, ठीक है। आप एक एवरेज स्पीड बता दोगे, ठीक है, कि एवरेज स्पीड मेरी थी 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं वहाँ पहुँच गया, ठीक है, तो मुझे 2 दिन का टाइम लग गया, ठीक है। तो ये एक एवरेज निकालते हैं। जब कोई लॉन्ग टाइम की रिएक्शंस होती है ना तो उनके लिए हम एक एवरेज कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे आपको एवरेज कैलकुलेट करना है, तो एवरेज रिएक्शन निकालने के लिए आपको कुछ नया नहीं करना है, ठीक है, आपको बस वही करना है, वही रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज लेना है, ठीक है। मैं इसको रिप्रेजेंट करके दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें आपको रेज कर दे रहे हैं, ठीक है, का कोई मतलब नहीं, बस समझाने के लिए मैंने ये बात बताई है, ठीक है। रिएक्शंस का इनसे कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, बट एक एक्सप्लेनेशन की रीजंस क्या होता है इनके पीछे का वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड वेलोसिटी ये काफ़ी अलग चीज़ें होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज हो रहा होता है, ठीक है। अब चल देखते हैं यहाँ पे लिखते हैं कैसे। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन ले लेते हैं A+2BC, ये से मेरे पास रिएक्शन। अब इसका एवरेज रेट लिखना है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है, एवरेज रेट। तो एवरेज रेट के लिए आपको क्या करना है, माइनस डेल A/T डेल T इज इक्वल्स टू -1/2 डेल B/T इज इक्वल्स टू प्लस डेल C/डेल T। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आपको ने तो वही लिख दिया, ठीक है, वही चीज़ें लिख दी मैंने फिर से। ऐसा नहीं कोई चेंज नहीं आना इसमें, ठीक है, सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हो रहेंगी, ठीक है। बस एवरेज का एक टैग लग जाता है कि एवरेज है, बाकी रहेगा सेम ही एकदम, ठीक है। हम इसके बाद बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट की, कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। चलो ये बात हुई थी, जैसे मैंने बात कही कि हम स्टार्ट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर से, स्टार्ट कर रहे हैं कन्याकुमारी तक जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इनके बीच में क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में हमको जनरली क्या करना पड़ता है भाई, कुछ कहीं पे क्या होता है कि क्विकली जा रहे हैं, प्लेन से जा रहे हैं तो जल्दी पहुँच रहे हैं, कुछ अच्छा खासा रास्ता जो है ट्रैवल कर रहे हैं प्लेन के थ्रू तो कम टाइम लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि चलो एट इंस्टेंट टाइम पूछ लिया गया कि जब आप निकले थे वहाँ से तो आप दूसरे दिन आपकी स्पीड क्या रही, ठीक है, ऐसा पूछ लिया गया, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पे पूछ लिया गया, ठीक है। तो वो इंस्टेंटेनियस रेट होती है, ठीक है। वहाँ पे आपको बताना होता है कि एग्जैक्ट टाइम पे आपकी स्पीड क्या थी, रेट क्या था, ठीक है, ठीक है। तो उसमें भी आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ठीक है, रेट आपको लिखनी बिल्कुल सेम ही है। जैसे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट गए तो यहाँ पे आपको इंस्टेंटेनियस रेट क्या लिखनी है, इंस्टेंटेनियस रेट आपको लिखना माइनस dr/dt इज इक्वल्स टू प्लस dp/dt,
ठीक है, कोई चेंज आ रहा है, कोई चेंज नहीं, सारे बिल्कुल एक्सप्रेशन सेम ही आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं यहाँ पे, आर जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, पी है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ठीक है। चलो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे इंस्टेंटेनियस पे, ठीक है। तो बस बात कन्फ्यूजन है सिर्फ किन चीज़ों की, कन्फ्यूजन है आपकी बातों की, ठीक है। एक्सप्रेशन सेम ही है, ठीक है, लगभग। अच्छा, क्वेश्चंस कराएंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चंस में आपको पता चलेगा कि क्यों हमने जो है अलग अलग चीज़ें, एक्सप्रेशन सेम ही है, क्यों सबके एक्सप्रेशन सेम है, ठीक है। चलो यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, कुछ और छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। चलो यहाँ पे जैसे एक फिर से एक्सप्रेशन लिखते हैं, ए प्लस बी बी, ठीक है। आप ये समझ लो कि जितना एडवांस हो जाएगा मैं वहाँ तक पढ़ा दूंगा, ठीक है। आपको सारे एक्सप्रेशन जितना भी आ सकता है एग्जामिनर मैक्सिमम पॉसिबल होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। सो आप लोग बिल्कुल पेशेंस के साथ देखते रहना, ठीक है। बिल्कुल ये मत समझना कि आपको चीज़ें ऑर्डर में नहीं या समझ नहीं आ रही, ठीक है। आप ये समझो कि जहाँ पे चीज़ें रोक देनी चाहिए उससे आगे भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, वो भी शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी टॉपिक्स पे आपको डाउट आ रहा होगा कि आपको नहीं समझ आ रहा है, ठीक, तो उनको क्या करना है, कमेंट कर देना, ठीक है। मैं उनकी सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा टोटल जो कोर्स रहेगा उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो मैं बना दूंगा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरा स्टार्टिंग का यूट्यूब चैनल है, इसमें जो भी आप बोलोगे उसी हिसाब से मैं वीडियोज़ स्टार्टिंग में तो अपलोड करूँगा, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि अब इसके लिए हमको क्या करना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, एक होता है रेट ऑफ कंजम्पशन। क्या होता है रेट ऑफ कंजम्पशन, और एक होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन, एक होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन। अब ध्यान समझना, ये कई बार पूछ लिया जाता है रेट ऑफ कंजम्पशन निकालो या रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान समझना, देखो कंजम्पशन किसका होगा, कंजम्पशन का मतलब खर्चा होना, कोई चीज़ कम हो जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं कंजम्पशन, ठीक है। तो भाई सीधा सा है रिएक्टेंट ही कंजम्पशन इसी का होगा, और फॉर्मेशन किसका होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा सारा पॉइंट। चलो थोड़ा देख लेते हैं इसमें। अब कंजम्पशन किसके लिए लिखेंगे, रेट के लिखेंगे, रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे, ठीक है। अब चलो रिएक्टेंट के लिए जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइनस लगाना ही लगाना है, डी ए अपॉन डी टी लिख देना है इसको, इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी लिख देना है। मतलब डी ए अपॉन डी टी, अगर ए का कंजम्पशन पूछा है तो डी ए बाई डी टी, बी का पूछा है तो डी बी बाई डी टी। आपको यहाँ पे 1/a नहीं लगाना है, ठीक है। सीधी सी बात आप याद रख लो कि आपको यहाँ पे 1/a नहीं लगाना है, 1/b नहीं लगाना है। अगर रेट ऑफ कंजम्पशन पूछ रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो वहाँ पे a और b नहीं यूज़ करना है, ठीक है। 1/a 1/b इसका स्टैच्यूमेट्री बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन की इन केस ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में क्या करोगे, प्रोडक्ट में भी सिंपल सा है भाई, इसमें तो प्लस लगना ही लगना है, डी सी बाई डी टी हो जाएगा, डी सी अपॉन डी टी, और ये क्या हो जाएगा प्लस डी डी बाई डी टी। इसमें भी आपको कंजम्पशन में या फॉर्मेशन में आपको स्टेशियोमेट्री का 1/, में नहीं यूज़ करना है, ठीक है, ये क्लियर। अब यहाँ पे छोटा सा रिलेशन भी आप देख सकते हो कि रेट जो होता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू 1/, स्टेशियोमेट्री जो भी होती है, जो भी दी है, और इनटू रेट ऑफ कंजम्पशन और रेट ऑफ कंजम्पशन। और यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कई, कंजम्पशन देखो मैंने ज़्यादा क्लियरली नहीं लिखा है, बट आपको बोल दिया इसलिए आप समझ जाना कि कंजम्पशन लिखा है या फॉर्मेशन। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो अगर कहीं क्वेश्चन ऐसा आ जाता है ना, तो ऐसे में आप इसमें क्वेश्चन में वैल्यूज़ पुट करना और आंसर निकाल लेना, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन सीधी सी है कि क्वेश्चन नहीं कराएंगे अभी, तो मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि अभी इसी के बीच में लेक्चर्स में कराएंगे ना तो बहुत बड़े लेक्चर्स हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा टारगेट जो है क्वेश्चन का है कि चैप्टर अगर 1 घंटे पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन करो 10 घंटे, ठीक है, ठीक है। तब आपकी प्रैक्टिस होती है, रियल प्रैक्टिस होती है, रियल नॉलेज आता है आपके अंदर, ठीक है। क्योंकि आपने भी, आप जनरली कितनी बुक से पढ़ लेते हो, कॉपी से पढ़ लेते हो, अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स का तैयार कर लेते हो, या फिर जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं तैयार कर लेते हो, बट आपके कम्पिटिटिव क्वेश्चन नहीं बनते क्योंकि उनमें होता है लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आपको 200+ क्वेश्चन कराएंगे एक चैप्टर के, ठीक है। गारंटी है एडी जेई मेंस एडवांस जेई नीट, नीट का भी जितना भी क्वेश्चन होगा केमिस्ट्री में, और जेई मेंस एडवांस का जितना भी क्वेश्चन होगा, उसके साथ साथ जितने भी वेरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आने वाले जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, सबको मिला के 200+ क्वेश्चन का टारगेट रहेगा एक चैप्टर से, ठीक है। हम आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। ऐसी वीडियोज़ आएंगी, आपको पॉज करके उसका आंसर करना है, देन एक्सप्लेन करेंगे। आपके सारे कॉन्सेप्ट जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे उनको सेपरेटली हम समझाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बना देंगी, आपका प्रिपरेशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे, ठीक है। सो आप पहले इन चीज़ों को समझ लो एक बार,
ठीक है। और इनकी क्वेश्चन की जो वीडियो है वो इसी के जस्ट बाद आने वाली है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो ये पॉइंट्स आ गए होंगे तो फटाफट पढ़ लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें, ठीक है। और बिल्कुल वे में चल रहे हैं, ठीक है। ऐसा मत समझना कि वे में नहीं चल रहे हैं, ठीक है। आप जितना भी पढ़ रहे हो सब वे में पढ़ रहे हो, स्पेसिफिक वे में, ठीक है। अब हमें पढ़ना है फैक्टर्स कौन से होते हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट को। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, देखो हम रिएक्शन को REACTION लिखते हैं, REACTION होता है, ठीक है। शॉर्टली हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अगर आप भी लिखते हैं तो आपको समझ आ गया होगा, नहीं लिखते हैं तो समझ लेना कि वो रिएक्शन ही लिखा है, ठीक है। चलो अब फैक्टर की बात करते हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। चलो आप जैसे कहीं जाते हो, आप स्कूल जाते हो, ठीक है, आप कहीं जाते हो तो आपको क्या लगता है आपके कौन कौन से फैक्टर होते हैं स्पीड को अफेक्ट करते हैं। तो कई सारे होते हैं, जैसे बस ना आना, बस लेट हो जाना, ठीक है। और आप जल्दी ना सो के उठो, ठीक है, तभी लेट होता है कई बार, ठीक है। अगर आप खुद की साइकिल से जा रहे हो तो आपको लेट होता है, कुछ वजह होती हैं, ठीक है। साइकिल ख़राब हो जाना, ठीक है। तो ये कुछ वजह होती है, टिफ़िन टाइम पे पैक ना हो पाना, तो इन सारी वजह से क्या होता है हम लोग लेट होते हैं। तो ये जो अफेक्ट होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, हर जगह पे फैक्टर कुछ ना कुछ होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। अभी रिएक्शन के साथ भी ऐसा ही होता है, हमेशा आइडियल स्टेट में तो रिएक्शंस होती नहीं है ना। कभी टेम्परेचर अच्छा है, कभी नहीं है ना। जैसे क्या होता है कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि क्या फैक्टर्स और क्यों पढ़ते हैं इस टॉपिक को, और क्या ही इंपॉर्टेंट इसका जो एग्जामिनेशन में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, ठीक है, जैसे हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में क्या है कि टेम्परेचर कम रहता है, ठीक है। साउथ इंडिया में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। अब जो नॉर्थ इंडिया में रिएक्शंस का रेट है और साउथ इंडिया में रिएक्शन का रेट है, दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। एक जगह पे तेज़ होगी, एक तरफ से स्लो होगी, मतलब चेंज होगा कुछ, तो एक टेम्परेचर बड़ा फैक्टर बन जाता है। चलो एक और फैक्टर बन सकते हैं, आप किसी ज़्यादा हाइट पे चले जाते हो तो प्रेशर का इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं जो चेंज कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, इनको आप भी रियल लाइफ में फिल करना, ठीक है। आप लेबोरेटरी में जब जाओगे, जैसे आप क्या करते हो, जैसे आप फिजिक्स में एक एक्सपेरिमेंट करते हो, स्मॉल जी की वैल्यू निकालते हो, अगर निकाली होगी तो ठीक है, नहीं निकाली तब भी 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या होता है, ये कहते हैं कि स्पेस के हिसाब से, मतलब प्लेसेस के हिसाब से बदल जाती है वैल्यू, ठीक है। वैसे ही अपना भी सीधा है कि रिएक्शंस का रेट भी चेंज हो जाता है कुछ फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन। सबसे पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या करेगा, क्या इफेक्ट डालेगा कंसंट्रेशन चेंज में। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कंसंट्रेशन अगर क्या है इंक्रीज़ करो तो रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। बस मुझे इतना ही सीखना है, कंसंट्रेशन बढ़ा दो रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कैसे बढ़ जाएगी रेट। फिर रेट बढ़ाना है तो कंसंट्रेशन बढ़ा दो। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि ईजिली जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। ऐसा इसलिए होता है, जैसे आपको कोई चीज़ चेंज करनी है, जैसे आपके पास कोई केमिकल है, ठीक है, ठीक है, उसमें कंसंट्रेशन काफ़ी हाई है, तो उसकी पार्टिकल्स आपस में रिएक्ट या कोलाइड बहुत अच्छे से करेंगे, कोलिजन होगा, और कोलिजन की वजह से यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को हम आगे बढ़ने वाले हैं कोलिजन थ्योरी में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बस आपको सिंपल समझना है, कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे रेट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात पढ़ेंगे, प्रेशर का इफेक्ट क्या आएगा। प्रेशर का क्या इफेक्ट आएगा, प्रेशर का क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो प्रेशर से पहले हम कुछ अदर इफेक्ट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रेशर से पहले कुछ अदर इफेक्ट्स पढ़ लेते हैं, जैसे टेम्परेचर पढ़ते हैं, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर का तो पूरा सेपरेटली पढ़ना ही है, जिससे क्वेश्चन आते हैं आपके एरिनेस थ्योरी, ठीक है। तो टेम्परेचर का भी सेम रीज़न है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दो तो रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। याद करना कितना सिंपल है, कंसंट्रेशन टेम्परेचर बढ़ा दो रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। उसमें आपको कुछ याद नहीं करना। इसी को अगर 1 घंटे सिखाना तो 1 घंटे भी सिखाया जा सकता है, बट आपको क्वेश्चंस करना है एग्जामिनेशन में, क्रैक करना है एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आपको इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, ठीक है। चलो, और इसका क्या होता है, टेम्परेचर कहते हैं जितना बढ़ाओगे रेट बढ़ती चली जाती है, ठीक है, जितना बढ़ाओगे, ठीक है। और कहते हैं कि अगर पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ किए पे रिएक्शन का रेट जो होता है वो डबल से ट्रिपल तक हो जाता है, ओके। मतलब क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि जैसे मेरी रेट, जैसे मैंने एक रिएक्शन उठाई, उसकी रेट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी, कितनी थी, 10 थी,
25 पे, 35 पे इसकी रेट कितनी हो जाएगी, इसकी रेट हो जाएगी इसके 2 गुना हो जाएगी, या 2 गुना से कह सकते हो 3 गुना तक भी हो जाती है, मतलब इसकी रेट 20 to 30 टाइम्स 30 हो जाएगी, ठीक है। बाकी यूनिट है मोल, लीटर, इनवर्स मोल, ठीक है, ये आप देख लेना सेकंड इनवर्स। अब ये क्या हो रही है, रेट मतलब एवरी 10 डिग्री पे, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना है, एवरी 10 डिग्री पे 2 से 3 गुना बढ़ जाती है रेट, ठीक है, टेम्परेचर के इफेक्ट में, ठीक है। एक और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे फिजिकल स्टेट भी वही फ़र्क करता है, ठीक है, फिजिकल स्टेट, इसकी वजह से भी रेट चेंज होती है, PHYSICAL, फिजिकल स्टेट। अब क्या होता है कि जैसे मैंने बताया ना कि जैसे स्कूल जाते हो तो कितने फैक्टर्स है ना, कहीं सो के ना उठना, कि टिफ़िन का लेट हो, टिफ़िन ना पैक हो पाना टाइम पे, कहीं बस का लेट हो जाना, साइकिल ख़राब हो जाना, ठीक है, या रोड ख़राब होना, या जाम लग जाना, ठीक है, या अदर इफेक्ट्स, ठीक है, बीमार हो जाना, ठीक है, तो ये कुछ होते हैं जिनकी वजह से। तो ऐसे ही यहाँ पे एक फिजिकल स्टेट भी एक इफेक्ट होता है। चलो देखते हैं फिजिकल स्टेट में क्या होता है, कि फिजिकल स्टेट की अगर बात करें तो गैसियस स्टेट अगर है, गैसियस स्टेट भाई 3 स्टेट होती हैं, आपको भी पता है, एक होता है लिक्विड स्टेट, एक होता है सॉलिड स्टेट। अब आपको पता है कि जो फिजिकल स्टेट है इसमें गैसियस स्टेट की फास्टर होती, फास्टेस्ट रेट होती, और इसकी फास्टर होती है, ठीक है, इसकी फास्ट होती है, ठीक है, ये हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं आपको, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि इंक्रीज़ करती है रेट, ठीक है, रेट इंक्रीज़ करती है विद इंक्रीजिंग सॉलिड टू लिक्विड टू गैस, ओके। वजह क्या होती है, कोलिजन्स, ठीक है, मैं इसको सिखाऊंगा, ठीक है, डिटेल में सिखाऊंगा इसी लेक्चर में, ठीक है, अभी बस आपके जस्ट 10 to 15 मिनट, ठीक है, तो आप वेट करो, वहाँ पे अभी सिखाने वाले हैं, अभी यहाँ पे आप बस इतना सीख लो, ठीक है, अभी बताएंगे डिटेल में, 2 जगह बताने में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, फिर आपको लगेगा कि एक ही चीज़ को बार बार सिखाया जा रहा है। चलो और भी इफेक्ट्स देख लेते हैं कैटलिस्ट का, ठीक है भाई, कैटलिस्ट तो आपने सुना ही होगा, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन की रेट को चेंज करते हैं, ठीक है, कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन की रेट को चेंज करते हैं। जैसे हमारी रिएक्शन A to B परफॉर्म कर रही थी, अभी धीरे धीरे चल रही थी, ऐसे ऐसे इतनी धीरे चल रही थी कि 10 दिन लग जा रहे थे, 10 डेज़ लग जा रहे थे, मैंने उठाया यहाँ पे एक लगा दिया कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट जैसे लगाया इसकी रिएक्शन क्या हो गई, 5 मिनट में कंप्लीट। तो कैटलिस्ट ऐसी चीज़ होती है जो रिएक्शन की रेट को क्या कर देती है, 5 मिनट में कंप्लीट कर देती है, ठीक है। लेकिन हाँ, कैटलिस्ट हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वो रिएक्शन की रेट को बढ़ा ही दे, कई बार वो घटा भी देता है, ठीक है, लेकिन वो चाहे बढ़ाए या घटाए वो तो भाई अफेक्ट कर रहा है ना, तो कैटलिस्ट अफेक्ट करता है रेट की रिएक्शंस को, वो इंक्रीज़ भी कर सकता है रेट की रिएक्शन को, डिक्रीज़ भी कर सकता है, ठीक है, दोनों पॉइंट्स याद रखना, कैटलिस्ट क्या कर सकता है, इंक्रीज़ भी कर सकता है रेट की रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, और डिक्रीज़ भी कर सकता है, ठीक है, एज वेल एज डिक्रीज़ भी कर सकता है, ठीक है, रिएक्शन रेट, ये पॉइंट आपको याद रखना है, दोनों काम करते हैं, ठीक है। बट क्या होता है, मेनली हम लोग इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक, डिक्रीज़ करने के लिए कौन क्यों करेगा, ठीक है, तो बहुत सारी जगह पे आपको सिर्फ यही पढ़ाया जाएगा कि कैटलिस्ट इंक्रीज़ कर देता है रेट को, डायरेक्टली एक लाइन में बता दिए, बट डिक्रीज़ भी करता है, ठीक है, तो मतलब आप जनरली समझ लो कि अगर कहीं डिक्रीज़ का ऑप्शन दिया गया तो ज़रूर सोचना कि डिक्रीज़ भी करता है, ठीक है, बाकी इंक्रीज़ करता ही करवाता है, जनरली हम लोग इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। और देखते हैं पॉइंट्स, और पॉइंट्स देखते हैं यहाँ पे, सरफेस और एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, सारा एक ही कलर से लिख रहा हूँ, ठीक, क्योंकि कलर चेंज करने में टाइम लगता है, ठीक है, बट आप इसको ट्राई करना, आपको समझ आ रहा है, मैं अंडरलाइन नीचे लाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब सरफेस एरिया का क्या फ़र्क पड़ता है, अब आप समझो, ठीक है, आपको जैसे कहना है कि जैसे मैंने यहाँ पे एक 5 स्टूडेंट्स ले लिए, ठीक है, 5 बनाने में टाइम लग रहा है, 5 स्टूडेंट्स ले लिए। अब इन 5 स्टूडेंट्स को मैंने बोल दिया कि सब दूर दूर खड़े थे, मैंने कहा एक दूसरे को एक दूसरे से क्या करो, एक दूसरे से जाके पकड़ो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको पकड़ेगा ऐसे ऐसे, तो सब ने हाथ से एक दूसरे को कनेक्ट कर लिया, ठीक है, मैंने कहा जल्दी से करो, ठीक है, जल्दी से पकड़ो, तो आपने क्या किया भाई, 5 सेकंड लगेगा, 5 सेकंड में आप लोग तो जरूरी है पकड़ लोगे, ठीक, इमेजिन करो 5 सेकंड लगेगा, पास खड़े हो तो। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा तुम सारे लोग हो, एक ये है, यहाँ पे बीच में एक नीडल रख दी, नीडल आपको पता है सुई, ठीक है, फिर एक स्टूडेंट रख दिया, एक फिर बीच में एक नीडल रख दी, फिर एक स्टूडेंट रख दिया,
अब मैंने कहा चलो 5 सेकंड में सब लोग नीडल भी पकड़ो और नीडल को पकड़ो ऐसे और कनेक्ट करो आपस में। फिर क्या हुआ कि भाई नीडल छोटी थी, उसको पकड़ने में टाइम लगा, ठीक है, उठाया, ठीक है, क्योंकि छोटी चीज़ को अप्रोच करना मुश्किल होता है, आपको भी पता है क्वांटम जो चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रॉन हो गए तो मुश्किल होता है थोड़ा सा पकड़ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा स्लो, भाई स्लो हो ही रहा है। अब जैसे वही सीधी सी बात है, आपको दे दी जाए फुटबॉल और कहा जाए फुटबॉल आपको कैच दिया जाए तो पकड़ लोगे, बॉल दे दिया जाए तो भाई तो भी पकड़ लोगे, और इतना छोटी सी बॉल दे दी जाए दिखे ना, फिर आपके हाथ में नहीं आ गया। तो कैच करना किसी चीज़ को, पकड़ना किसी चीज़ को आसान हो जाता है अगर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, और सरफेस एरिया ज़्यादा है तभी आप उसे पकड़ पाओगे, ठीक है। अब मैंने कहा सबको भाई पकड़ के भाई नाचना है तो ये पकड़ लोगे, अब नाचोगे, ठीक है, क्योंकि पकड़ चुके हो। अगर नहीं पकड़ पाएंगे ना तो भाई टाइम लग जाएगा नाचने में, ठीक है। तो जितनी जल्दी कैच करोगे उतनी जल्दी रिएक्शन होगी, उतनी जल्दी परफॉर्मेंस आगे बढ़ेगी, ठीक है। भाई अकेले अकेले बैठ के कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब जब रिएक्शंस होती है, रिएक्शन में सारे मॉलिक्यूल्स आपस में आते हैं जल्दी जल्दी एक दूसरे पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं, कोलाइड करते हैं, फिर देन स्टार्ट होती है रिएक्शंस, ठीक है। तो ये होता है इसका सीन। ये मैंने इसलिए यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि इसका आगे एक्सप्लेनेशन नहीं करना है मुझे, टेम्परेचर का करना है, इसलिए मैंने उसको अभी रोक के रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि अगर सरफेस ज़्यादा है तो अप्रोच अच्छा होता है, ठीक है। भाई मॉलिक्यूल अच्छा अप्रोच करता है एक दूसरे पे, ठीक है। कोलाइड अच्छा करेगा, कोलाइड करेगा तो भाई सीधी सी बात है, कोलाइड कर रहा है आपस में तो बढ़ाएगा रेट, ठीक है। भाई रिएक्शन का मतलब क्या होता है, आपस में कुछ ना कुछ करोगे तभी तक कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। दूर दूर बैठे रहोगे तो नहीं होता है कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपने सरफेस एरिया बढ़ा दी, तो यहाँ पे सीधा लिख लो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करोगे रेट इंक्रीज़ करेगा, बात ख़त्म, ठीक है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना, ठीक है। चलो और कोई है, हाँ है, क्यों, एक्टिवेशन एनर्जी है, लास्ट ये है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। चलो एक्टिवेशन एनर्जी को हम समझाएंगे अभी उसमें एरेनीस में, ठीक है, अभी नहीं समझाएंगे। अब थोड़ा सा और चीज़ें देख लेते हैं, रेट लॉ। अब आ जाते हैं मुद्दे की बातों पे। अभी तो मैंने तो वो चीज़ें देख ली हैं जो हमको जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो क्या क्या देख लिया, सबसे पहले मैंने देखा कि रेट क्या होता है, रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन में देखा कि रेट को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्शंस के लिए कैसे लिखते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, किन बातों का ध्यान रखना है ये भी मैंने बता दिया। उसके बाद में फैक्टर्स के बारे में बात कर ली। अब बात करेंगे रेट लॉ की। रेट लॉ यहाँ पे आपके पास, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ इन चीज़ों में, ठीक है। सो आपको यहाँ पे जल्दी मैं सिखाऊंगा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर जल्दी फर्स्ट ऑर्डर तक एग्जामिनेशन में आता है, सेकेंड ऑर्डर भी आपका आता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे ये ऑर्डर क्या है, ठीक है, क्या बक रहे हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, इस रेट लॉ को समझते हैं। मैंने लिख दिया कि रिएक्शन ए प्लस बी, ये मेरे पास कोई रिएक्शन थी। अच्छा आप कभी भी सोचते होगे ना सारे टीचर्स यही क्यों लिखते हैं ए बी, ठीक है, कोई रिएक्शन लेके समझाएं तो ज़्यादा अच्छा समझ में है, ठीक है। तो रीज़न ये होता है ना कि ऐसा ही किताबों में लिखा होता है, ठीक है। और अगर रीज़न अलग से दिखाने लगे तो आपको लगेगा कि मेन कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा रहता है, भ्रम रहता है, ठीक है। बाकी पढ़ाना तो वैसे ही चाहिए कि आपको कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेके ही उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आने वाला है ए बी से बहुत कम आता है, ठीक है। जल्दी क्वेश्चन ही दे देता है कि NaCl ये, ठीक है। बट चलो आप ट्राई करना है, अप्रोच करना, ठीक। मैं सिखाऊंगा भी, क्वेश्चन होंगे तो उसमें ही सिखा देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन को इससे ज़्यादा डिटेल में सिखाएंगे, ठीक है। आपने मैंने अकेडमी में पढ़ा है तो आप वहाँ पे अगर जाके देखो ना, मैंने क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया। मतलब एक क्वेश्चन है अगर लग गया मुझे बहुत अच्छा है ना, इससे क्वेश्चन बनने वाले इन फ्यूचर 10-15 मिनट समझाए क्वेश्चन को, और उससे क्वेश्चन आता है बच्चे कर ले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि पढ़ना आसान होता है अगर कोई अच्छा सिखा दे तो। चलो यहाँ पे देखते हैं रेट को। तो रेट लिखते कैसे हैं, रेट के ए नहीं लिखना है यहाँ पे, मैं भी कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको समझ आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, ठीक है। आप इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने लिख दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलो अभी ये क्या लिख दिया, क्यों लिख दिया, ठीक है, क्या रीज़न है इसका लिखने का कि मेरा क्या रीज़न है। सबसे पहले बात करेंगे रेट की। तो रेट क्या होता है सॉरी, रेट की अगर बात करें तो रेट अभी मैंने सिखाया आपको, ठीक है। रेट इंक्रीज़ करता है विद कंसंट्रेशन के इंक्रीज़ करने से। और किसकी कंसंट्रेशन, जल्दी रिएक्टेंट की बात करेंगे,
ठीक है। रिएक्टेंट की ही तो बात करेंगे भाई, स्टार्टिंग में हमने जो चीज़ लिया है उसी पे तो इफेक्ट करेगा रेट, है ना। तो ये इफ डिपेंड करता है रिएक्टेंट की। अब देखो रेट इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या है कि रेट भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। रेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, क्या ए की कंसंट्रेशन के। और रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बी की कंसंट्रेशन के भी, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट ही है ना, ये तो दोनों रिएक्टेंट ही हैं। अब दोनों की रेट जो है दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जितना बढ़ाओगे ए की कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन उतना ही रेट बढ़ेगा। कंबाइन करके भी लिख दो, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। अभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, ये बढ़ाओ तब भी बढ़ेगा, ये बढ़ाओ तब भी बढ़ेगा रेट, ठीक है। या तो ए बढ़ाओगे तब भी बढ़ेगा, बी बढ़ाओगे तब भी बढ़ेगा, ठीक है। अब चलो रेट की बात कर लेते हैं, ये आपको समझ आ गया। अब भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो आपको पता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा थोड़ा भी ठीक से, तो आपको ये पता होगा कि ये कोई भी कांस्टेंट लगा देते हैं यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ये हर जगह कोई ना कोई कांस्टेंट लगा देते पढ़ते थे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एम, तो यहाँ पे एफ इक्वल टू एम ए आ जाता था, सॉरी हाँ एफ इज डायरेक्ट टू ए, ठीक है। तो यहाँ पे एम आ जाता है कांस्टेंट। एम क्या होता था, मास होता है, बताओ कांस्टेंट है मास है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, ओके। तो आपको एक समझ में आ गया कि रेट कांस्टेंट क्या होता है। रेट कांस्टेंट एक कांस्टेंट होता है जो कि किसी भी रेट को उसके कंसंट्रेशन में चेंज के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो आप इसको जल्दी ऐसे ही समझ लो, ठीक है, कि कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट। इसको हम यहाँ पे फिर से एक बार समझा दे रहे हैं कि रेट जो होता है जल्दी आपका डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे ऑफ रिएक्टेंट्स पे। जब इसको हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं, इसको बोलते हैं के, रेट कांस्टेंट्स ए बी, ठीक है। चलो अब क्या होता है, अब यहाँ पे ये तो आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब यहाँ पे आप कहोगे ना, यहाँ पे आपने ये क्या कर दिया, एम और एन ये क्यों लिख दिया, ठीक है, कहाँ से आ गए दो लोग, चलो इनको यहीं पे समझते, ठीक है, कहाँ से मैंने लिख दिया वहाँ। चलो सबसे पहले देखेंगे ए पे एम आया, बी पे एन आया, ठीक है। ज़रूरी नहीं एम एन, कोई भी वेरिएबल ले लो, ठीक है। होता क्या है, ये कुछ कहना चाहता है, एम और एन क्या है, कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है, ए के ऊपर एम कहना चाहता है भाई मेरा कुछ रिप्रेजेंटेशन है, बी के ऊपर एन लिखा है, इसका मतलब भी कुछ है, कुछ कहना चाहता है। ये कहना ये चाहता है कि मुझे, एम कहना चाहता है कि मुझे 0 कर दो, 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, जो मर्जी आए कर दो, ठीक है। एन कहता है मुझे भी यही करो, 0 कर दो, 1 कर दो, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट क्या करना चाहता है, ये रिप्रेजेंट करना चाहता है कि जो रेट है वो रिएक्टेंट पे किस तरह से डिपेंड करती है, ठीक है। चलो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वैसे ये कोई समझाता नहीं, बट मैं समझा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि हमको क्वेश्चंस करना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है, नॉलेज इकट्ठा करना है, ठीक है, एक लॉजिकल माइंड क्रिएट करना है अपने दिमाग में। तो हमको हर एक पॉइंट के पीछे का सही लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मज़ा भी आता है, ठीक है। अब देखो एम है, एम की वैल्यू जैसे रेट बोल दिया ना, रेट। अब इसमें बताना आपको क्या फ़र्क है। ये मैंने 4 पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है, इसमें एक मान लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऊपर कुछ वैल्यूज़ लिख दी। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये क्या कहना चाहता है भाई, किसी की पावर 0 कर दो तो 1 हो जाता है, मतलब रेट तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ए पे। भाई ए में यहाँ पे 1000 रख दो या 1 रख दो, वैल्यू तो इसकी 1 ही आने वाली है, समझ रहे हो ना। देखो किसी भी चीज़ की पावर 1 होती है वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। सॉरी, किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वही बात कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे रेट में 1000 लिख दो या इसमें 1 लिख दो या 10,000 लिख दो, कंसंट्रेशन कुछ भी ले लो, रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसकी ओवरऑल वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। वो चाहे 1 की पावर 0 लिख दो, चाहे 1000 की पावर 0 लिख दो, चाहे 10,000 की पावर 0 लिख दो, चाहे 1 लाख लिख दो, कितनी भी कंसंट्रेशन लिख दो, रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मतलब कुछ तो है कि कुछ तो है इसकी पावर में जो रेट को भाई अफेक्ट कर रहा है, ठीक। चलो यहाँ पे देखो, इसमें क्या करते हैं, चलो इसमें देखो, इसमें 1 रख दो वैल्यू तो भाई इसकी रेट 1, 2 रख दो तब भी 2, 3 रख दो 3, तो ठीक है, जितना रख रहे हो, जिस हिसाब से कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो रेट भी बढ़ रही है,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैजिक हो रहा है, यहाँ पे वही 1 रखोगे तो ठीक है, 2 रख दो ना तो इसका पावर हो जाता है 4 हो जाता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब ये वैल्यू डायरेक्टली अफेक्ट करती है रेट को, जितनी ज़्यादा वे पावर होगी उतना ही ज़्यादा रेट होगा, ठीक है। तो यही पावर जो होता है जब इनको ऐड करते हैं आपस में तो ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनाते हैं। चलो इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा रेट डाइवर्जन होता है ए के, फिर पढ़ा कि रेट डाइवर्जन होता है बी के, फिर हमने कहा दोनों को कंबाइन करके लिख दो। कंबाइंड जैसे ही करोगे हो जाएगा ए बी, यहाँ पे आप हटाओगे रेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा के ए बी, ठीक है। और सबके ऊपर क्या होगा, कोई पावर होगी एम एन, ये जो m प्लस n करोगे इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, समझ आ गया। अब यही मैंने सिखाया था कि इसकी वैल्यू जब 0 आएगी तो होगा 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर। जब इसकी वैल्यू 1 आएगी तो हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर, और इसकी वैल्यू जब 2 आएगी तो हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही 3 आएगी थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर एंड nth ऑर्डर तक ये जाता है, ठीक है, nth ऑर्डर भी होता है। चलो अब इनके बारे में सीखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 हम चीज़ों को सीख रहे हैं। अब पहले स्टार्ट करेंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन। चलो ठीक है, तो शॉर्ट में थोड़ा करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि आपको एक्सप्रेशन सिखाना, डेरिवेशन सिखाना, ठीक, उससे कोई वैल्यू, उसका कोई मतलब भी नहीं, उससे क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, आपको बस कॉन्सेप्ट पे एकदम कमांड होनी चाहिए। 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर मोस्टली, और यहाँ पे सेकंड ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे 0 ये है फर्स्ट और ये है सेकंड ऑर्डर। 0 ऑर्डर में आपका क्या हो जाएगा, 0 ऑर्डर में रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी ए की पावर 0 के। हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक ये रिएक्शन है, ठीक है, मैं ये रिएक्शन लिखे दे रहा हूँ, इस रिएक्शन के लिए मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 कंसनट्रेशन नहीं, यहाँ पे एक ही कंसनट्रेशन, उसके लिए मैं सबको लिखूँगा। यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए की पावर 1, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 2, ठीक है। अगर 2 है यहाँ पे पावर तो सेकंड ऑर्डर, 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर, 0 ऑर्डर। अब भाई क्या ये रेट कंसनट्रेशन पे डिपेंड करती है, तो नॉट डिपेंड करती, ठीक, नॉट डिपेंड्स ऑन कंसनट्रेशन, ये आपको पता चल गया। अच्छा ऐसा है तो यूनिट्स का भी ध्यान देते हैं भाई, यूनिट का भी ध्यान देते हैं। तो जो फर्स्ट ऑर्डर या जो सेकंड यूनिट्स देखते हैं, ठीक है, ठीक है, यूनिट देखते हैं। तो यूनिट का एक भाई स्पेसिफिक फार्मूला मैं बता दूं, ये होता है किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट निकालना हो तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे n क्या है, एज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। n की वैल्यूज पुट करते जाओ, ये यहाँ पे यूनिट्स निकालते जाओ, ठीक है। तो आप इससे आप जल्दी कर लोगे, ठीक है, मैं उसको हमको इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, सिंपल ही है, ठीक है। आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस फार्मूले को याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, आप इसको कर लेना, ठीक है। चलो दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे आप यूनिट्स तो निकाल ले जाओगे सबकी, ठीक है, और ये आपका SW है, कमेंट करना निकाल के, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अभी मैं और चीज़ों की बात करूँगा कि कहाँ पे आपको 0 ऑर्डर इनके एक्सप्रेशन की बात करूँगा, ठीक, बट थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखो, और यहाँ पे आपको सिखाने जा रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, क्या डिफरेंस होता है मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलो इसको थोड़ा अच्छे से सीखते हैं, क्योंकि अभी मैंने वहाँ पे जो चीज़ें बताई mn, तो आपको बस मैंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ही एक्सप्लेन कर दिया कि mn क्या होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सीखने वाले कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर क्या होता है। चलो यहाँ पे हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे ले लिया AA प्लस B
ये बना देता है सी सी एंड डी डी, ये एक रिएक्शन बन जाती है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो इसकी मॉलिक्युलरिटी होती है, आँख बंद करो, आंखें बंद करो और इसकी इन दोनों को ऐड कर दो। आंखें बंद करो, ठीक है, बंद कर सकते हैं, हाँ बंद कर सकते हैं, ऐसे बनती हैं आंखें, बंद होती है, ठीक है, तो बंद कर लो, लग रहा है खोली हुई आंखें, ठीक है, इनको ऐड कर दो। ये होती है मॉलिक्युलरिटी, इसको बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी। मॉलिक्युलरिटी मतलब आंखें बंद करके भी हम मॉलिक्युलरिटी बता सकते हैं ना, सोचना ही नहीं कुछ, दोनों को ऐड कर दो, मॉलिक्युलरिटी पता चल गई। जब लेकिन ऑर्डर की बात आती है ना, ऑर्डर की जब बात आती है ना, तो ना तो आंखें बंद करके पता चलता है, ना खोल के पता चलता है, ठीक है, ना कोई मैथमेटिक्स बता सकती है कि ऑर्डर क्या होगा। उसके लिए फिर एंट्री मारनी पड़ती है लैब के अंदर, और लैब के अंदर जब जाते हैं ना तो वहीं से पता करके आते हैं कि हाँ ऑर्डर क्या था। और 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे का एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। अब जब अपनी लैब में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करते थे तो उसमें 2 प्रोसेस होते थे। उसमें क्या करना रहता था कि एक कंटेनर होता था, उस कंटेनर में मतलब जो सॉल्यूशन बनाते थे उसको फ्रीज कर देते थे, कैसे ना कुछ बढ़ जाए, ठीक है। तो बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल होता है, बड़ा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है, मतलब ऑर्डर निकालने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती। मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन सामने लिखी देख के बता दो, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है, ये तो थ्योरेटिकली बता सकते हो, क्या होता है थ्योरेटिकली बता सकते हो इसको एक्सपेरिमेंटली ही बता सकते हो, इसको एक्सपेरिमेंटली ही बता सकते हो, एक्सपेरिमेंटली बता सकते हो, ठीक है, थ्योरेटिकली नहीं बता सकते, एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा। अच्छा अब यहाँ पे ए प्लस बी के आगे मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा ए प्लस बी, मुझे ही नहीं पता ये कौन सी रिएक्शन है, क्या ऑर्डर, ठीक है। तो वहाँ पे एम एन क्यों कर दिया था, तो एम एन मैंने कहा था, बट यहाँ पे एम एन की वैल्यू मैंने नहीं बताई, ठीक है, 0 भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, रेट किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, उसकी जो स्टोइचियोमेट्री होती है वो ऐड की जाती है, ठीक है। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, जो रेट होती है वो कौन से रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। जैसे रेट मैंने लिख दिया इसके लिए और कह दिया कि हाँ बी पे ही डिपेंड कर रही थी, ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही थी, चाहे जितना ही कंसंट्रेशन बढ़ा दो ए का, रेट पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था। तो हम क्या करते हैं वहाँ पे फिर कहते हैं बी की पावर जो बी है यही हो जाती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और कभी हमने बोल दिया या कोई दूसरी रिएक्शन के लिए बोल दिया कि रेट जो थी वो ए पे भी डिपेंड कर रही थी, बी पे भी डिपेंड कर रही थी रेट, मतलब ए की कंसंट्रेशन या बी की कंसंट्रेशन में अगर हम कोई चेंज ला रहे थे तो रेट भी चेंज हो रहा था। इसका मतलब दोनों के स्टोइचियोमेट्री का जो ऐड होगा वही होगा आपका ऑर्डर, ठीक है। तो जनरली ये डिपेंड करता है कि रेट किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, जिसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी उसका स्टोइचियोमेट्री उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाता है। दोनों पे कर रही तो दोनों का बन जाएगा, 3 है तीनों का कर रहा है तीनों बन जाएंगे, किसी पे नहीं कर रहा है तो किसी का नहीं बनेगा, फिर 0 ऑर्डर बन जाएगी, समझ रहे हो, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी।